नमस्कार, सीसीए न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला एक बार फिर मौजूद हूं वार्ड 26 में। मेरे साथ मौजूद हैं नेताजी पार्षद महोदय मनीष चौधरी जी, जो कि वार्ड 26 से रिठाला विधानसभा से निगम पार्षद हैं। और यहाँ बराबर की टक्कर रहती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से हैं महेंद्र गोयल जी, पार्षद जी बीजेपी से हैं वार्ड 26 से। पार्षद जी, मैं जो है, शायद आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। नमस्कार, मैंने आपके वीडियो कुछ देखे हैं और मैं प्राउड भी फील करता हूं कि आज के डेट में भी इस तरह के का जर्नलिज्म जिंदा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं चीज़ों को समझता हूं कि आज भी ये जर्नलिज्म जिंदा है कि कोई किसी नेता से, किसी ब्यूरोक्रेट से सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं आपके इस दमखम को। देखो, वाकई 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 मुझे ये चीज अच्छी लगती है जब कोई भी प्रत्याशी या कोई भी निगम पार्षद या कोई भी नेता या कोई भी मंत्री जब किसी बाउंडेशन के बिना खुला निमंत्रण करते हैं कि किसी भी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता के ऊपर रोक ना लगा करके, मतलब निर्भीक होकर बात करने के लिए, वाकई ये चीज अच्छी लगती है। और इस चीज के लिए जो इन्होंने मुझे सराहा, उस चीज के लिए इनको सैल्यूट भी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सीसीए न्यूज 24 चैनल में। धन्यवाद गर्ग साहब। आप एक बार दर्शकों को राम राम कर दो। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी, निगम पार्षद और रिठाला विधानसभा का बीजेपी का प्रत्याशी, आपको नमस्कार करता हूं। तो चलिए, आज की इस तीखी नोकझोंक में कड़वे सवालों के साथ एक तीखी नोकझोंक रखेंगे पार्षद, निगम पार्षद मनीष चौधरी जी से, जो कि वार्ड 26 से हैं। और पार्षद जी, सबसे पहले मेरा आपको धन्यवाद रहेगा कि सबसे पहला मेरा सवाल हमेशा रहता है इस मास्क को लेकर। जब भी कोई जनता या कोई प्रतिनिधि स्वयं मास्क नहीं लगाता तो मेरा पहला सवाल वो उठ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी को हम लोगों ने बड़े करीब से देखा और हमने अपने बड़े करीबी खो दिए। आपने लगा के रखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, क्या है कि इसमें बचाव का और कोई उपाय नहीं है। मैं 2 बार खुद कोरोना पीड़ित हुआ पब्लिक की सेवा करते करते, और मैंने उस दंश को झेला है। मैंने अपने मित्र अनेश जैन को इसमें खोया है, परिवार के कई लोगों को खोया है। कई लोग, मेरे जितने भी लोग थे, सब मर के एक तरह से कहते बचे हैं। तो मैं जानता हूं कि यहाँ कैसे बचना है। फिर भी हम लोग कई मामले में पैरामीटर टूट जाता है। लोग आज के ज़माने में फ़ोटो खिंचाने के लिए, इसके उसके लिए, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जितना बच सके, जो सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, वो पालन करने का प्रयास करते हैं। एक बार यही मैसेज जनता को भी दे दो, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं अब लापरवाही बरत रही है। जनता लापरवाही नहीं बरत रही है। अभी आप अवंतिका मार्केट में चले जाइए तो आपको लगेगा कि जिस महामारी में लोगों ने स्वयं अपनों को खोया है, वो सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं और खुले में घूम रहे। मैं सबसे आग्रह हाथ जोड़ के करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसके अलावा इस बीमारी में बचने का कोई उपाय नहीं है, और इसलिए आप लोग जरूर से जरूर इसका ख्याल रखें। मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं कि सोशल इशू को आप अच्छे से लेके चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सबसे छोटा जो नेताजी के पद पर होते हैं वो निगम पार्षद होते हैं। उसके बाद विधायक हैं, फिर जिला अध्यक्ष हैं, फिर मुख्यमंत्री जी हैं, फिर हमारे मोदी जी हैं। इस तरह से एक कड़ी है। सब इस महामारी के अंदर आपको हाथ जोड़कर, जैसे भी नेताजी ने बताया कि हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन भी है और प्रार्थना भी है, क्योंकि इस महामारी को रोकने के लिए ये नेताजी लोगों के साथ साथ हम जनता का विशेष जो है सहयोग चाहिए, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। अच्छा नेताजी, क्षेत्र के अंदर मेरा दूसरी सवाल रहेगा भी, क्षेत्र के अंदर ऐसे कौन से मजबूत कार्य हैं जो आप बता सकते हैं फक्र से कि मैंने ये किए हैं? मैं 15 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला निगम पार्षद हुआ। मुझसे 15 साल पहले जब कई इलाके 3 सेक्टर 5 सेक्टर वगैरह जब थे तो राजपुरी गुप्ता जी हुआ करते थे। उसके बाद आप भी इस लोकेलिटी में रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी आपकी यहीं होगी, हमारी भी होगी। इस वार्ड में मैं आपको गिनवा रहा हूं, मैं ये देख नहीं रहा हूं, मैं आपको गिनवा दे रहा हूं। आप जाके अभी अवंतिका पार्क को देखिएगा। पूरे, मैं चैलेंज करता हूं, पूरे रोहिणी जोन में ऐसा बीसी ब्लॉक में यहाँ लोग शाम को ऐसा अंधेरा हो जाता था, लोग जाने से डरते थे। आज ये स्वर्ग बना दिया है। मैं एक बार टोक दूं, शायद इस समय वो खबर जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे जनता, बहुत सारे प्रत्याशी और बहुत सारे विपक्ष पार्टी के भी देख रहे होंगे। ये ना समझ लेना कि मैंने पहला सवाल पॉजिटिव पूछा है, क्या क्या काम किए हैं। मैं उन नेगेटिव सवालों के ऊपर भी आऊंगा जो जो काम नहीं किए हैं। दूसरा, मैंने वहीं धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुरेंद्र सोलंकी के टाइम में एक वहाँ पे द्वार बना था। उस द्वार का नामांकन मेरे टाइम में उद्घाटन हुआ। उस द्वार का नाम मैंने बद्री केदार, चूँकि यहाँ
हमारे बाहर के बहुत लोग हैं, उनकी धार्मिक आस्था को देखते हुए मैंने उसका नाम रखा। उसके बाद मुझे लगा कि भाई यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए मैं खुद 32 गज के घर में रहता हूँ, तो मुझे लग रहा था कि भाई जब हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो लोगों के भी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये एक आप जाते होंगे तो ये हमारे पूरे वार्ड में 15 साल से यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था। आप इस मोहल्ले में यहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे, सामने बच्चे थे। मैं डीडीए से लड़ाई लड़के इसको मैंने लाइब्रेरी बनाया। आज मैं खुशी से फूला नहीं समझता हूँ जब मैं देखता हूँ ऊपर यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, 30 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैंने उसको बहुत ढंग से संभाला है और उसको और अच्छे से करूँगा। दूसरा मेरा बड़ा काम ये था कि मैंने एक हॉस्पिटल की यहाँ नीड को समझा और एक डिस्पेंसरी जो संघ के विचारक दत्तूपन ठेंगरी जी हैं उनके नाम से, वो भी मैंने बिना, जबकि निगम फंड के क्राइसिस से जूझ रहा है, मैंने वहाँ वो बनवाया। उसके बाद मैं इंडियन ऑयल से सुविधा ले करके पार्कों का सुंदरीकरण हो, चाहे कोरोना के टाइम में कोरोना किट बांटने का काम हो, ये मैंने किया। कई गली नाली तो देखिए, कोई निगम पार्षद आएगा, फंड का क्रंच है, कोई ज़्यादा बनाएगा कोई कम बनाएगा, लेकिन मुझे एक एजुकेशन और दूसरा स्वास्थ्य, ये बड़े मुद्दे ऐसे थे। उसके बाद मैंने छठ पूजा द्वार बनवाया, विश्वकर्मा द्वार बनवाया, विद्यापति द्वार बनवाया, अंबेडकर द्वार बनवाया, इनकी कोई गिनती नहीं है। उसके बाद मैंने सभी, चूँकि आज हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, मैंने अवंतिका और विजय विहार की सभी गलियों का नाम, और उस पर अच्छे से आप किसी वार्ड में पूरी दिल्ली में नहीं देख सकते मैंने स्टेनलेस स्टील का बोर्ड लगवा के किसी गली का नाम खुद्दीराम बोस, किसी का भगत सिंह, किसी का लक्ष्मीबाई, किसी का राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरह से मैंने किया। अब मैं कल भी अटल जी के नाम पे एक जो खन्ना मीट शॉप, एक जगह का नाम बताइए, खन्ना मीट शॉप, मैं उसका नाम बदल के वहाँ अटल चौक करने जा रहा हूँ। अटल चौक क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं अटल जी बीजेपी के थे इसलिए? अटल जी, देखिए, अटल जी एक धार्मिक आस्था, अटल जी एक सांस्कृतिक, लेकिन वो एक राजनीतिक परिवार से, एक में परिवार से नहीं थे, वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। वो मेरे कहने का मतलब है, जो आज अटल जी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं आम बीजेपी पार्टी को लेकर के उनका जो इमेज है, बीजेपी पार्टी में थे, अटल जी राजनीतिक में थे, उन्हीं से तो नाम उठा। लेकिन आप अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेकर के, विशेष व्यक्ति का नाम लेकर के एक चौराहे का नाम लेते हैं तो आप तो पार्टी विशेष काम कर रहे हैं। मैं पार्टी ने ही तो मुझे बनाया। मनीष चौधरी की क्या औकात है? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मनीष चौधरी जीरो है। भारतीय जनता पार्टी है तो मनीष चौधरी है, और मेरी ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। आप किसी चौराहे का नाम मतलब किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पे रखते हैं तो वो गलत है। आप भगवान के नाम पे रखते हैं, धार्मिक नाम पे रखते हैं, किसी धार्मिक चौक उसको रखते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है, जनता को भी अच्छा लगता है। लेकिन आप उसी पार्टी के हैं और उसी पार्टी के नेताजी का नाम लगा रहे तो वो गलत है। वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल जी हमारे प्रधानमंत्री 2 बार रहे हैं, और उनके टाइम में ही पोखरण का परीक्षण हुआ, उनके टाइम में हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो हुई, उन्होंने श्वेत क्रांति का नारा दिया। पटेल तो आपने क्या नाम है, आपने क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का नाम क्यों नहीं रखा? आप मुझे केजरीवाल जी की उपलब्धि तो बता दें। उपलब्धि क्या कमी है उनके अंदर? मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी की उपलब्धि है कि वो हमें फ्री में दारू पिलाना चाह रहे हैं। फ्री में नहीं, वो तो पैसे फ्री में कहाँ बट रही है मुझे बताओ, फ्री में कहाँ बट रही है? फ्री में जब गली गली में नहीं, फ्री में कहाँ बट रही है? फ्री में कहाँ बट रही है? मैं फ्री में कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शब्दों की बात रखेंगे हम। आपने कहा फ्री में पिला रहे हैं, फ्री में कहाँ बट रही है? फ्री में जब इतने इजीली अवेलेबल कर दिया कि महिलाएं जाएंगी दारू खरीदने तो 20% का छूट मिलेगा। फ्री की पूछ रहा हूँ मैं, फ्री में 20% फ्री कहाँ है? फ्री कहाँ है? फ्री तो ये अब जब आपको घर घर डोर टू डोर स्टेप पे राशन देना चाहिए डोर टू डोर, तो ये दारू भिजवा रहे हैं। नहीं, उन्होंने राशन जो है वो भिजवाए नहीं भिजवाए फ्री में? बिल्कुल भी नहीं भिजवाए। राशन ये केंद्रीय मुद्दा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था की और इन्होंने अपना नाम लेना चाहा, लेकिन उसको आप जानते हैं हाई कोर्ट में सरकारें गई और हाई कोर्ट ने कहा कि इस पे आप नहीं कर सकते, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का वो होके और तब राशन बट रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है राशन की सुविधा मिली है, मेरे को भी मिली, उनके ऊपर केजरीवाल जी, हाँ बिल्कुल मिली है राशन की सुविधा। तो राशन की सुविधा तो भैया अब क्या है कि जो राशन की सुविधा है, आप जानते हैं कि ये भारत सरकार का उपभोक्ता मामला देखता है। हाँ। उन्होंने जो अभी उन्होंने कहा कि हम मार्च तक उसको कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ाने की तो बात करी उन्होंने। वो है कि अब स्टेट को एक अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, भाई सेंट्रल है, फिर स्टेट है, फिर उसके बाद नीचे हम लोग हैं।
तो उन्होंने एक व्यवस्था की भाई हम जो है सारा, एक तो व्यवस्था तो बिना स्टेट के होगा नहीं, तो स्टेट को बांटने, अब कोई स्टेट कह दे कि मैं कर रहा हूं, तो पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तब नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जब लाखों लोग पैदल जाते हुए कोई सड़क पे मर गया, कोई कहीं मर गया, दिल्ली में इन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की, खुद इनके 1-2 मंत्री जाके वहां बस अड्डे पे कह दिए कि भाई ये होगा वो होगा, कोई नहीं, तो उस टाइम तो जो विभत्सता पत्रकार साहब आपने देखी, हमने भी देखी, तो ये तो मैं तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये तो भाई अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये तो दिल्ली के बेटा हैं, दिल्ली के दिलों में समा गए, जनता की दिलों में समा गए। बताया कह रहा मैं दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ, देखो सभी बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करवा रहा हूँ, तो मैं तो श्रवण कुमार का काम कर रहा हूँ। भाई साहब पहले तो कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बना दो, राम मंदिर बना, खुद सबसे पहले चल गए, ये तो वो तो देखो आस्था का पर्व है, तो वो आस्था का मंदिर है, कोई भी जा सकता है। वो नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मैं किसी चीज में आस्था रखता हूं, तो हमारी आस्था डिगनी नहीं चाहिए ना। आप कह रहे थे कि राम मंदिर है ही नहीं, राम कौन होते हैं, उस टाइम ये कन्हैया कुमार एक साथ मंच साझा कर रहे थे, अब दोबारा आप अगर बनते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप हिंदू बनने चले गए। सेम चीज आप लोगों ने भी तो करी, बीजेपी ने भी यही चीज करी। जिस टाइम किसान आंदोलन हुआ, मोदी जी कहा करते थे कि ये लोग पाकिस्तानी उग्रवादी हैं, खालिस्तानी है, तो ये लोग इनके मुद्दे, मैं बताऊंगा, ये किसान लोग नहीं है, इनकी बातें नहीं मानी और ये इनके फायदे में है। जब वो किसान नहीं थे तो उन्होंने किन लोगों की बात मानी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आप इसमें मोदी जी को कोट नहीं करिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये खालिस्तानी है। ये कौन थे लोग, किसान थे या नहीं थे? हाँ कुछ किसान भी थे, लेकिन कुछ कितने परसेंट आप मानते हैं कि वो किसान थे? कितने परसेंट आप मानते? देखिए पंजाब और हरियाणा के कुछ लोग तो थे। कितने परसेंट आप, मैं मानता हूं तमाम जो भी लोग थे, आपका विवेक क्या कहता है कितने परसेंट उसमें एक्चुअल किसान थे और कितने वो नहीं थे? मुझे लग रहा है 20% एक्चुअल थे, 80% नहीं। तो फिर 20% की बात मान ली उन्होंने या 80% की बात मानी है मोदी जी ने? देखिए क्या था कि समस्या वहाँ क्रिएट नहीं हो रही थी, समस्या क्रिएट ये हो रही थी कि उन असामाजिक तत्वों के चलते जो 20% थे, कभी हमारी पूरी दिल्ली की जो एक और उत्तर प्रदेश का जो आप उसके इंडस्ट्री आप देखेंगे, उसके सराउंडिंग में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, आप भी जानते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, रोज का आप लगा लीजिए कि हजारों करोड़ों का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो ये 1.5 साल के बाद याद आया? नहीं, 1.5 साल के बाद समझ में आया, इलेक्शन जब नजदीक में आ गए तब ये चीज समझ में आई। देखिए इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, वो इसलिए कि अगर इलेक्शन को लेके करना होता तो वो पहले कर देते। पहले तो नहीं करा ना, इलेक्शन तो अब है। 5 बार उन्होंने मेजर लेवल पे बात करने का प्रयास किया, सरकार चाहती थी कि ये बात कहीं ना कहीं इस लेवल पे खत्म हो जाए। आप कहीं ना कहीं इसमें मान लीजिए इस घटनाओं में कहीं ना कहीं 370, 35A, कश्मीर वाली, ये जो तत्व हैं वो इंटरनेशनली ये सब साजिश है। ये आप देखिएगा किसी न किसी रूप में, चूंकि मोदी जी का ये लोग विरोध कर नहीं पा रहे हैं, तो ये कौन विरोध नहीं कर पा रहा? जो हमारा विपक्ष है, जो तो खड़ा होकर विरोध कर रहा है 370 का। देखो राहुल गांधी पहले से कह रहे थे 370, मतलब 370 कह रहा हूं, ये तीनों कानून वापस ले लो, ये सही नहीं है। तमाम जनता, तमाम किसान ये लोग कह रहे थे कि वहां पर जो बॉर्डर पे बैठे थे वापस ले लो, ये सही नहीं है। विपक्ष में बैठी केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि वापस ले लो, सही नहीं है। आखिर में 1.5 साल के बाद वापस लिया। आपको दिनेश भैया मैं एक बात बताऊं, बताएं। यूपीए 2 में आपको याद होगा या नहीं याद होगा, मैं बताता हूं आपको। यूपीए 2 में ये बिल आया था। ये बिल, मैं एक किसान का बेटा हूं, बिहार में किसान नहीं थे क्या? मैं किसान का बेटा हूं और मेरे पास जोत की जमीन आज भी है, हमारा परिवार खेती आज भी करता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ इधर ही किसान है क्या? बंगाल में किसान नहीं थे? उड़ीसा में किसान नहीं थे? हम तो हरियाणा और पंजाब के किसान की बात करते हैं, जो अभी आपने कहा कि भाई हरियाणा और पंजाब से वो किसान थे। तो मोदी सरकार झुकी क्यों, वापस क्यों लिया? इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों वापस लिया? 750 किसानों ने बताया कि हम लोगों की वहां पर मौत हुई, तब उसके बाद वापस क्यों लिया? अब जब किसान डट गए थे, वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे मोदी जी के सामने, तब वापस क्यों लिया? पहले क्यों नहीं? अब समझ में आया उन लोगों को कि क्या नाम है, अब हमारे को तीनों कानून वापस लेने के ये हितकारी नहीं है। देखिए ये किसान के वेलफेयर की चीजें थी, उसके बाद भी वापस उसके बाद क्या हुआ कि कई किसान अब भी गए प्रधानमंत्री जी के पास या कृषि मंत्री जी के पास, उन्होंने ये कहा कि भाई हम आज भी वो सेटिस्फाइड नहीं कि कुछ लोगों के लिए किए, लेकिन मुझे लगता है ये तीनों कृषि कानून, ये जो
जनरल किसान है उनके लिए बहुत अच्छा था, और जो बिचौलिए हैं जो किसानों को लूट कर खाते हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा मैं तो नहीं था। कहता हूं नेताजी, जब आप ये कह रहे हैं, जितनी मेरी समझ है वो मैं समझ गया पार्षद महोदय, जब आप इस चीज को मानते हैं क्योंकि आप बीजेपी से हैं, अपनी पार्टी के हैं, तो उस चीज को कतई मना नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत था। लेकिन अगर मैं कहता हूं आप ही की बात, अगर उसमें एक्चुअल 20% भी किसान थे तो वो 20% भी उस चीज का विरोध क्यों कर रहे थे? अब देखिए क्या होता है कि हम लोग एक आम धारणा बना लेते हैं। कभी किसी ने दिल्ली में ये सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी ये शराब की मोहल्ले मोहल्ले में जो आदमी शराब मनीष का जी, विरोध आप मुद्दे को छोड़ के दूसरी बात बता रहे हैं। आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप कभी मैं एक प्रिडिक्शन की चीज बताता हूँ कि हम लोग जब 20% लोग 80% लोग जब कहेगा ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो हम भी समझते हैं कि एक बार आपने देखा होगा कि दिल्ली में हल्ला हो गया कि दंगा हो रहा है दंगा हो रहा है, भाई सब भाग रहे थे, हम भी भागे, भाई बात क्या है। किसी ने कह दिया भाई इनके घर पे हमला हो गया, कोई कह रहा था उनके घर पे हमला हो गया, था कुछ नहीं। तो मुझे लगता है उनको किसान, देखिए किसान मेरा भगवान, ये किताब वहां पे 750 भगवानों को चोट पहुंची। किसान मेरा भगवान एक किताब थी, आदरणीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी ने एक किताब लिखी थी। किसान इतना भोला भाला होता है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरे पिताजी मेरे दादाजी सब किसान रहे, तो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी उसी माहौल से हूँ, फिर तो उनका दुख आप अच्छे से समझ सकते तो हैं। मैं बता रहा हूँ ना। देखिए ये जहाँ जहाँ, मैं 2 स्टेट क्यों कहूँ, जहाँ जहाँ मंडी सिस्टम है, जहाँ जहाँ बिचौलिया सिस्टम है, वहाँ के लोगों को बरगलाया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बरगलाया गया? ये क्यों नहीं पूरे भारत का एक आंदोलन बन सका ये? तो इसलिए मुझे तमाम बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, ये मानना पड़ेगा आपको। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, तीनों कानून का विरोध कर रहे थे। मैं आपको यही तो मैं कह रहा हूँ, मान लो 300 सीट मोदी जी को आया है, हाँ। बाकी सीटें अब सीए, अब मैं आप अपने एक निगम पार्षद की बात कह रहा हूँ, सीए का जब मामला आया तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मेरा जल्दी से सर्टिफिकेट ठीक करा दीजिए। तो लोग में एक्चुअली क्या है कि वो चीजें ठीक से इन लोगों ने ग्राउंड पे ट्रांसफर नहीं होने। देखो ये मुद्दा ना भटक जाएगा, CAA NRC, हम इस मुद्दे पे बात ना करके, मुद्दे की बात यही थी कि 20% अगर आप कहते हैं कि वो 20% थे, मैं कहता हूं वो 100% थे, जनता कहती है वो 100% थे, विपक्ष कहता है वो 100% किसान थे, आप ये कहते हैं वो 20% थे, लेकिन मोदी जी ने 20% लोगों की बात मानी या उन 80% लोगों की बात मानी? मैं कह रहा हूं उसमें अब जो अगर 20% है, घर में मान लीजिए 2 बच्चे भी हमारे हैं, अगर मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्रधानमंत्री, ये एग्जाम्पल है जो आप मुझे जो आप समझा रहे हैं, वो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। वो 80% लोगों की बात मानी है, 20% की मानी है, सीधी बात ये पूछ रहा हूँ। बचे कि हम घुमा के राजनीतिक मुद्दों की बातें करेंगे ना, ये घूम जाएंगे। सीधी बात, 80% लोगों की बात मानी या 20% की मानी? मैं कह रहा हूं कि जो 80% आप कहना चाह रहे हैं ना, वो किसान नहीं थे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो उस में थे वो किसान खेती करेगा या किसान धरने बैठे? तो आपकी बात मान गया कि 80% वो किसान नहीं थे और वो 20% किसान थे, पर जो वो 20% लोग भी हैं, उनकी सुरक्षा की, उनके सारी चीजों की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री देश का। क्या सुरक्षा आप लोगों ने दी? जब वो आंदोलन पे बैठे थे, आप लोगों ने क्या सुविधा वहां पहुंचाई? आप उस दौरान एक बात बताइए, हमने आंदोलन उस टाइम उनकी सुरक्षा के लिए आपने उस टाइम दिल्ली, ना आपने कोई टेंट लगवाया, ना आपने वहां पे कोई सफाई कर्मी लगवाए, ना आप लोगों ने उनको कोई भोजन प्रोवाइड करवाया, मतलब किस चीज की सुविधा आपने किसानों को दी वहां पर? आप एक बात मैं आपको कहता रहा हूँ, अब सरकार का काम तो ये है नहीं कि भाई उनको आप धरना दे रहे हैं तो आपको भोजन दे। जब एक किसान पूरे देश का पेट पाल रहा है, एक किसान को, मोदी को पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है कि किसान पूरे देश का पेट पाल रहा है, और 20% भी किसान अगर वहां है, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि उनको लिए भोजन प्रोवाइड करवाया जाए, कि उनको छत दी जाए, वहां पर साफ सफाई की जाए, उनको बिस्तरे दिए जाए? देखिए अगर किसान किसी ग्राउंड में, चाहे कहीं जंतर मंतर पे कहीं इस तरह काम कर रहे होते, वो डिमांड करते सरकार जरूर, हमारे पूरी पुलिस की टीम, मतलब वो मांगेंगे तो देंगे। अरे तो अगर मांग तो वो तीनों कानून वापस, देखो मेरी बात समझो चौधरी साहब, अपनी मांग तो वो तीनों कानून वापस लेने की कर रहे थे, जो कि नहीं सुनी। वो 1.5 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद समझ में आई। अरे तो वो तो नजर में आ रहा था कि उन लोगों को, अगर वो किसान हैं भी 20%, उनको छत भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सफाई भी चाहिए, तमाम सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी। क्यों? ये मानते नहीं दी आप लोगों ने उनको सुविधाएं? ये मानते हैं भाई? मैं आपको कह तो रहा हूं कि गवर्नमेंट हैज ए वे, गवर्नमेंट रास्ता निकालने का प्रयास कर रही थी। अब उनके पीछे आप जानते हैं
चूंकि आप स्वयं भी जानते हैं कई तरह के तत्व थे। कौन से तत्व जनता देख रही है, वो कौन से तत्व जिसके कारण आप लोग वहां तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए, वो कौन से तत्व थे? आप सरकार का ये जुडिक्शन नहीं है, कोई आंदोलन करके कोई सड़क घेर रहा तो उसको सुविधा पहुंचाइए। लेकिन सरकार जब ये मानती है वो किसान था, 20% किसान था, तो उस किसान के लिए सेवा नहीं कर सकी सरकार? वो मरता रहे धूप में, सर्दी में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में। अरे वो लोग तो इतने अच्छे सब रह रहे थे, सारी व्यवस्थाएं उन लोगों की इतनी खुद करी, लेकिन विपक्ष कहता है हम लोगों ने उनकी सेवा करी। नहीं, आम आदमी पार्टी कहते हैं हम लोगों ने उनकी सेवा करी। बीजेपी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? मैं तो पार्षद महोदय ने क्या किया? नहीं, मेरा कोई इशू ही नहीं था, मैं उसमें क्या करता, मेरा कोई, देखिए जो मेरा इशू नहीं था उसमें किसानों को आप अपना नहीं मानते? आप मुझे, मैं तो मानता हूँ, आप मुझे ये जब वहां पर आपके मोहल्ले के विधायक जी पहुंच गए, उन्होंने वो मेरे को सुना था कि कोई रसोई वगैरह इन लोगों ने चलाई थी वहां पर, तो पार्षद महोदय आप भी कर देते, इंसान हैं आप भी, इंसानियत के तौर पे कर देते। मैं कहता हूँ पार्षद के तौर पे नहीं किया, ठीक है, एक इंसानियत के तौर पे करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जो किसान नहीं हो, जो सुन लीजिए, जो रास्ता रोके देश का, जो हमारे लॉ से ऊपर बढ़ के जो भारत का संविधान है, उसको रास्ता किसने रोका? वहां पे पुलिस ने रास्ता रोका था? पुलिस आप लोगों के हाथ में है। सुन तो लीजिए, जो लोग आपने देखा उन लोगों ने किस तरह से लाल किले पे हमला करके शांति से वहां बैठे हुए थे बॉर्डरों पे। आप भैया बॉर्डर पे और मैं लाल किले पे आ गया। मैं देखो, आप बात को अलग तरह से लेके जा रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ, जो किसान बॉर्डर पे बैठा है, देखो 20% की बात कही मैंने, सेवा की बात करी, बीजेपी ने क्या सेवा उन लोगों को दी, उस पर आपने कोई तथ्य अपना अभी तक नहीं दिया। फिर आपने कहा कि जो इन लोगों ने रास्ता रोका, रास्ता इन्होंने रोका। मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था खुला निमंत्रण, हम थोड़ी मना करें, लेकिन इन्होंने पुलिस वहां खड़ी कर रखी है। पुलिस किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में। वो क्यों? वहां पे कोई भी किसान डंडा लेके नहीं खड़ा था, हम नहीं जाने देंगे। मैं कह रहा हूँ, किसान डंडा लेके, पुलिस ने एक दिन उनको प्रदर्शन करने दिया, उन्होंने झंडे फाड़ दिए देश के इतिहास में इससे काला दिन नहीं है। फिर भी हमारा गृह मंत्री, हमारी सरकार इतनी बर्दाश्त करके उन्होंने इस चीज़ों को किसान समझ जेल में डाल देते अगर वो गलत है तो। सुन तो लो, केस तो सरकार जेल में डाल देते, वो गलत है तो। आप सरकार की सहनशीलता देख लीजिए ना। ऐसी सहनशीलता 1.5 साल तक जो सरकार शांत रही, किसानों को भूखा मरती देखती रही, छत पे उनके सर पे कोई छत नहीं डाल के दे सकी, उनको भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो कैसी सहनशीलता? ये सहनशीलता कैसी सहनशीलता? अब मैं आपको तो कह रहा हूं ना कि अगर वो लोग दिल्ली आके उन्होंने देखा किस तरह का उपद्रव किया, किस तरह की चीज़ें की, और सरकार से आप चाहते हैं कि भाई उनको सड़क पे छत बना दे, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। वो किसी मैदान में करते, गवर्नमेंट के पास डिमांड रखते, उनके साथ रखिए। सरकार ने कहा माने, अपनी मांगे तो वो शुरू से रखते हैं। अगर वो मांगे तो वो रख लेते। मांग पत्र आप गूगल पे दिखा दीजिए, अगर वो कह रहे हो उस मांग पत्र में कि भाई मुझे आप छत दे दीजिए, मुझे रहने की जगह। मांग पत्र में तो वो कह रहे थे मेरे 3 कानून वापस कर लो, हम लोग नहीं चाहते, हमारा अगेंस्ट है वो। और तमाम मुद्दे टीवी चैनल पे मीडिया पत्रकार बंधु हमारे दिखाते रहे थे, लेकिन मोदी सरकार देखिए उसमें किसानों की 750 की मौत नहीं हो गई, तब तक चुनाव नजदीक नहीं आ गए, तब तक नहीं सुनी। योगेंद्र यादव किसान थे क्या? आप मुझे इसमें बताइए, योगेंद्र यादव किसान थे क्या? महेंद्र गोयल किसान थे क्या? लेकिन तब भी ये लोग पहुंचे वहां पर। मैं बता तो रहा हूँ, सेवा के लिए नहीं पहुंचे। और किस लिए पहुंचे? ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के विरोध के लिए। मोदी आपको ये मानना पड़ेगा मनीष जी, चौधरी जी, उन्होंने वहां पर कोई भी पार्टी को लेकर के मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो ना करके उन्होंने वहां पर रसोई लगाई, वहां पर सेवा करी, और उन लोगों को जो भी जरूरतमंद थी भोजन वगैरह की वहां पर उन्होंने फैसिलिटी करी। तो ये चीज अगर वो किसान थे 20%, तो आप लोगों को भी एक इंसानी के नाते या पार्षद होने के नाते चाहिए। मैं भाई साहब देखो, वो तो शाहीन बाग में भी लोग बैठे थे, सब आम आदमी पार्टी के लोग जाके वहां पे। लेकिन वो किसान नहीं थे ना, वो भी जनता तो थी, किसान नहीं थे। नहीं, बात किसान और जनता, आम जनता और किसान नहीं किसान की बात नहीं। आप बताइए ना वहाँ क्या था? वहाँ भी तो आम आदमी पार्टी, देश विरोधी जहाँ भी काम होगा आम आदमी के, मतलब वो देश विरोधी भी थे, वो जो बैठे थे वो देश विरोधी थे। जिस आदमी ने झंडा फाड़ा देश का, वो मेरे नजर में देश विरोधी है। मेरा अपना प्रश्न नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वहां पर जो लोग थे वो देश विरोधी थे क्या? वहां पर लोग थे नहीं थे। जिस आदमी ने 15 अगस्त को हमारे देश में अराजकता की, वो मैं भी मानता हूँ, जिसने भी, ये मैं कैमरे पे ये बता रहा हूँ, जिसने भी हमारे भारत देश के झंडे को आंच पहुंचाई है या उसको फाड़ने की कोशिश की या उसके साथ कोई भी अराजक तरह का काम किया है, वो वाकई शर्मनाक है, उसको दंडित है, वो दंड मिलना भी चाहिए उसको, वो गलत है वो। लेकिन दिल्ली को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, हाँ,
दिल्ली को पूरा हाईजैक कर लेना, मैं नागलोई वो से सब गलत है, मैं मान रहा हूँ, अच्छा और कर सुन रहा हूँ। लीजिए, हाँ। और सुन लीजिए, मैं अभी कुछ कहूंगा नहीं, आप मेरे ड्राइवर को बुलाइए। मेरे परिवार को पानीपत से छोड़ के ये आ रहा था, मेरे गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को बेरहमी से तोड़ दिया गया, इसको मारा गया। मैं अभी आपको नहीं कह रहा हूं, आप सीधे उसको बुलाइए। ये तो मैंने उसको सिखा नहीं रखा कि आप किस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। अभी वो राजेश यही है, आप उसको मैं मान उस लूंगा। बेचारे ने उनका पैर पकड़ा, वो बोला भैया गाड़ी का शीशा तोड़ रहे थे, मेरे परिवार, मेरे भाई की वाइफ वगैरह को पानीपत कौन थे वो लोग जिन्होंने किया? वही जो वहां धरने पे बैठे थे। अच्छा ठीक है, मान लिया, क्योंकि 80% तो तो वो किसान नहीं थे। आपने भी जैसे कहा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ मार्शल महोदय, आप जो बात कहेंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा उसको, लेकिन अगर उन लोगों में से किसी ने ऐसा किया तो वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो गलत है। अगर हो सकता है वो 80% लोगों में से किसी ने, क्योंकि वो 80% तो किसान नहीं थे, 20% थे, उन 20% लोगों के लिए आप लोगों को फिर भी मैं यही कहूंगा अंत में सेवा करनी चाहिए थी। देखिए, जिम्मेवारी अगर मैं किसी टीम को लीड करके चल रहा हूँ, उसमें गर्ग साहब हैं, उसमें बहन जी हैं, उसमें आशीष हैं, अगर आप भी कोई चीज़ करते हैं तो मेरे ऊपर पड़ेगी ना। एक मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, हम लोग जिस टाइम छात्र राजनीति में, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में थे, तो एक प्रोटेस्ट में गए, आज तक केस चलता है। उस प्रोटेस्ट में तो पूरी टीम गई थी, लाखों लोगों से, वो वीडियो में से देख के, और हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया। आप कुल मिला के इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करेंगे। आप ये मानते हैं कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों के लिए भोजन की या किसी भी अन्य सुविधाओं वहां पर नहीं अगर करी तो वो सही है, हाँ या ना? बस खत्म कर, दूसरा सवाल लाएंगे फिर हम, हाँ या ना? नहीं, सुविधा का सवाल ही नहीं था, इसमें हाँ और ना का सवाल कहाँ उठता है। सरकार सुविधा देती है जब आप कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई कार्य करें तब सरकार, तब सुविधा, हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी गलत के आगे झुक गई सरकार। गलत के आगे सरकार नहीं, जो सरकार, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आप पॉलिटिकल साइंस का किताब निकालेंगे उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज ए वे, मतलब सरकार को रास्ता निकालना है, आज निकाले कल निकाले, बट अपोजिशन हैज टू से, मतलब जो विपक्ष है उसको बोलने का अधिकार है, उसको विरोध करने का अधिकार है, वो विरोध करना चाहिए। ये लोकतंत्र की स्वतंत्र प्रक्रिया है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक सच सामने कहां से होगा? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, गवर्नमेंट भी अपनी जगह ठीक थी, वो भी अपनी जगह ठीक थे, और किसान आंदोलन खत्म हो गया। इससे हम दिल्ली वासी बहुत राहत की सांस ले रहे हैं कि हमारे, अब मुझे लगता है कि पूरी चौहद्दी सुरक्षित है। मैं तो ये कहूंगा नेताजी, आपकी बात से संतुष्ट हूं, लेकिन अगर यही आंदोलन आज से 1.5 साल पहले जब इन लोगों ने शुरू किया था तब भी ये खत्म हो जाता तो दिल्ली वासी, ये जो राहत की सांस हम 1.5 साल के बाद ले रहे हैं, हम ये पहले ले चुके होते, या ये कानून वापिस ही ना लिए जाते, और वापिस लिए गए हैं तो ये पहले लिए जाते, बनाए ना जाते। दूसरा सवाल, आपके क्षेत्र के अंदर अभी तमाम, यहां पर मैं देख रहा था एक टॉयलेट बना हुआ है अवंतिका के अंदर जो है मार्केट में, वहां पर बड़ी गंदगी रहती है और हाथ धोने के लिए कोई इंतजाम नहीं है वहां पर, ऐसा क्यों? अभी हमने उसको करवाया था। देखिए दिक्कत क्या है उस पार्ट से, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। मैं उसमें, मैं हूँ, कोई भी निगम पार्षद हो, किसी दल का हो, सैनिटेशन इस देश की सबसे मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है, ग्रामीण इलाकों में भी, यहाँ भी। दिल्ली देश की राजधानी है, एनडीएमसी एरिया में जिस तरह के टॉयलेट्स हैं या जिस तरह की व्यवस्था है वो हमारे एमसीडी एरिया में नहीं है। उसका मैं कुछ भी कहता रहूँ, फंड का क्रंच है, ये है वो है। आपके क्षेत्र में कितने पब्लिक टॉयलेट है आपके अंडर में? मेरे 4 पे है हाथ धोने की, साफ सफाई की? देखिए साफ सफाई तो है, लेकिन हाथ धोने का बेसिन है, उसको अभी मैंने कहा था, उसको नहीं है, उसमें चालू नहीं है, वो नल जो दिक्कत, नल है तो पानी नहीं, क्यों? नहीं, नल है, पानी है, लेकिन एक बेसिन जो है वो अवंतिका में, उसको बार बार, एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे क्या है, जबकि वहां पर तमाम जनता आती है, आपके आसपास की बड़ी मेन मार्केट है ये। मैं बता रहा हूँ उसमें दिक्कत भैया क्या है। गलत बात है। हाँ हाँ, देखो उसमें दिक्कत क्या है कि अब आप टूटी लगाइए तो कोई टूटी खोल के चला जाता है, आप बेसिन लगाइए, मैं, आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि भाई हम लोग खुद, मैं स्वयं, हम लोग इस बिहेवियर के हैं कि भाई सरकारी चीज़ें जो हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की, थोड़ा सा हम लोग आपस में भी सुधार कर लें। अब देखिए मेट्रो आया तो लोगों ने उसको साफ, अगर मेट्रो हमने एक साफ दिया तो उसको लोगों ने कंटिन्यू किया। नेताजी मैं आपको एक राय दूंगा मैं, जबकि मुफ्त की राय देना दिनेश गर्ग कड़वे सवाल वालों का काम है, राय देता है वो सबको, वो कोई माने या ना माने। आपने बार बार, मैं कहता हूँ, टूटी लगाई, जनता उतार के ले गई, इतनी बार टूटियों पे खर्चा करने के बदले, इतनी बार नलके लगाने के बदले, इतनी बार पानी की उपलब्ध कराने के बदले एक कर्मचारी बिठा देते वहां पर।
भैया क्या पैसे है, बचते हैं। नहीं भैया उसमें क्या है, जनता को सुविधा भी मिलती नहीं। और आज मेरे पास ये सवाल ना होता, वहां पर सफाई नहीं है। नहीं देखिए उसमें क्या है कि कर्मचारी तो आप पूरे दिन बिठा सकते हैं, आप लेबर लॉ भी जानते हैं। अब एमसीडी में ये प्रक्रिया नहीं है कि टॉयलेट में अभी रात को, अभी स्टैंडिंग कमेटी कल मीटिंग थी, मैंने जो आप कह रहे हैं वो एकदम इशू, और मैंने हो सकता है आपके ही चैनल से सुन के या कहीं से जो मैंने इशू लिया था, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैंने वहाँ ये इशू उठाया। मैंने कहा कि भाई देखिए अगर टॉयलेट है उसको साफ करने की और उसको सुरक्षा करने की, ये दोनों जिम्मेदारी हमारी है और निगम इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, इसको सुधार करने का हम बेटर प्रयास। ये मुझे वाकई अच्छा लगता है जब कोई भी प्रत्याशी उम्मीदवार या नेताजी निगम पार्षद महोदय अपनी उस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हमारे अंडर में आता है। असल में आज होता क्या है, ये तो मेरे वार्ड में ही नहीं आता, ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये मेरे, इस तरह से जवाब आते हैं। लेकिन आपने जो जवाब दिया मैं संतुष्ट हूँ इस चीज से। दिनेश भैया जनप्रतिनिधि हैं तो चाहे विधायक के अंदर का काम हो, एमपी का काम हो, निगम का काम हो, सब आपके अंडर में आना है और आपको करना है। जो कर सकते हैं प्रयास करिए, जो नहीं कर सकते हैं तो आप उनको करिए। अब जनता को वायदा कैसे कर रहे हैं कि वो टॉयलेट कब साफ हो जाएगा और उसके अंदर प्रॉपर हाथ धोने के लिए कब करवा देंगे? कल करवा देंगे दिनेश भैया, जनता देख रही है। हाँ कल करवा देंगे तो करवा देंगे। चलिए ये भी अच्छी बात है कि अगर आज 24 तारीख है और 25 तारीख तक हम उस चीज का वेट करेंगे वो हो जाएगा, और नहीं तो 26 तारीख को फिर दोबारा से आके इसी हिसाब से कान पकड़ लेंगे। बिल्कुल आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको राइट है। लेकिन आज चौथा स्तंभ भी लड़खड़ा रहा है, बिकाऊ हो चुका है। वो तो मैं आपको, हाँ बिल्कुल, और आपके मैं तो शुरू में ही कहा कि दिनेश भाई आप लोग के जैसे पत्रकार किसी भी चीज़ों को लेके आप इशू उठाते हैं, हमको काउंटर करते हैं, किसी को काउंटर करते हैं, और आपकी मैं तो देखा भलमनसाहत है कि आपने मुझसे पहले पूछा कि भाई आप किस मोड में रहना चाहते हैं, तो मैं कभी भी मैंने कोई इस तरह का काम नहीं किया कि मुझे बैकफुट पे लाइव में भी होना पड़ेगा। और अगर बैकफुट पे होना पड़ेगा, मैंने गलती किया है तो मैं अपनी जनता, भगवान है उस पर हाथ जोड़ लूंगा। देखो वाकई जनता, नेताजी ने हाथ जोड़ के स्वीकार किया कि वो क्षेत्र जो वहां पर जो कमी है पब्लिक टॉयलेट की, उस चीज को भी जो है सुधारा जाएगा, और वो वादा भी किया कि कल तक सुधार जाए। हालांकि नेता लोग वादे तो कर देते हैं और वादे भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं पड़ोसी हूं इनका तो मैं दोबारा भी सर्वे करने आ सकता हूं क्योंकि आसान रहेगा मेरे को सर्वे करना। दिनेश भैया जी। मैं 4-5 चीजों को लेके आया था। आप देखिए अवंतिका में ये क्रिकेट का ग्राउंड मैंने अलग बना दिया है, पार्क जो बना दिया है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका, आपसे मैंने सबसे पहले पॉजिटिव बातें कर दी, आपने क्या करा वो कर चुके। तीसरी चीज, आपके क्षेत्र के अंदर एक भी महिला शौचालय नहीं है अभी तक। हाँ एक्सेप्टेड। क्यों? क्या महिलाओं को यह अधिकार नहीं कि वो जा सकें? क्या महिलाओं को जरूरत नहीं है, या आपने महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने मेरी ये अभी मेरे संज्ञान में भी लाया है। जबकि मेरे ये लाइब्रेरी में मैंने 2 शौचालय बना रखा है, एक महिला के लिए एक जेंट्स के लिए, यहाँ मैंने कर रखा है। लेकिन सार्वजनिक टॉयलेट में, और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे ही आपने आँख खोली है और ये मेरा वायदा रहा कि मेरा जो भी समय काल है इसमें मैं खत्म कर, ये मैं इसी तरह से आँख खोलता रहूंगा, मैं इसी तरह से सचेत करता रहूंगा, मैं इसी तरह से जो काले मिट्टी पड़ जाती है ना जिस समय आईना, असल में मीडिया जो है ना वो आईने का काम करता है, जो सच है वो दिखाने का। तो बहुत जरूरी नहीं है कि हम 100% काम करेंगे ही करेंगे। 100% हमें काम मिलते तो हम 80% कर पाते हैं, 20% जो छूट जाते हैं उसको जगाने का काम मीडिया करता है, और वही दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला करता रहेगा लगातार। अच्छा, महिला शौचालयों का काम कब तक शुरू हो सकता है? दिनेश भैया इसमें देखिए क्या है कि फंडिंग का क्रंच है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चाहे प्राइवेटली भी मुझे कराना पड़े। ये आपने बहुत बेस्ट बोला है और ये मेरे को करना चाहिए था और मैं इसको करूँगा। ये आपने, मैं पहले कहा, आपने मेरी आँख खोली है, ये बिल्कुल नीड है और ये होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं महंगाई के मुद्दे की। क्या ये मानते हैं कि बीजेपी के राज में महंगाई आसमान छू गई है? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं बताता हूं वो आप बताएं क्यों? वो इसलिए कि इस 2 साल की जो ये महामारी है, ग्लोबल इकोनॉमी भी आप अगर देख लेंगे ना तो उसमें भारत कहीं ना कहीं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो भारत की जिस तरह की व्यवस्था है आज हमारी इकोनॉमी फेल कर जाती। श्रीलंका जैसे देश ने तो ये कह दिया सेना को कि भी प्रधानमंत्री ने, हमसे देश ही नहीं चलेगा। लेकिन इतने लोगों को फ्री कोविड वैक्सीनेशन, फ्री में भोजन, और जो सरकारें ने जब सरेंडर कर दिया, राज्य सरकार, चूंकि महामारी इस तरह की थी कोई कर नहीं सकता था। आप जो बातें बता रहे हैं नेताजी, वो ये बता रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों बढ़ी, आप वो बता रहे हैं। मैं ये नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये मानते हैं, फिर हम बात करेंगे क्यों बढ़ी, बढ़ी या नहीं बढ़ी। क्यों बढ़ी
ये दूसरा मुद्दा है। पहला सवाल है बढ़ी है, ये तो मानते हैं ना, क्योंकि आप अपने मुंह से ये बता रहे हैं भाई क्यों बढ़ी है, बढ़ी है ना, ये मानते हैं बढ़ी तो है, बढ़ी है। वाकई ये बात सच्चाई है कि हम लोगों ने, क्योंकि देखो पार्टी कोई भी हो आखिर है तो इंसान, महंगाई बढ़ी है तो वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग महंगाई को झेल रहे हैं, उसमें आप भी आ गए, आप भी झेल रहे हो, ये हमारे साथ जो कैमरा मैन है ये भी झेल रही है कहीं ना कहीं महंगाई को, और आम जनता झेल रही है, तो उस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, पेट्रोल के दाम 15 से 20 रुपए तक बढ़े थे बीच में, और उसको 5 रुपए कम किए गए थे, हाँ या ना? देखिए हाँ या ना कि मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जिसको जानकारी नहीं होगी दिनेश भाई वो तो बोल नहीं पाएगा। बताएं बताएं, आप बताएं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। वही पूछ रहा हूँ। देखिए पेट्रोल क्या होता है कि ये पेट्रोकेमिकल ना इंटरनेशनल मार्केट से वेरीफाई होता है। अब हर स्टेट उस पर अपना वैट लगाता है, और एक स्टेट की आय की, एक सेंट्रल की भी और स्टेट की भी, ये दोनों का आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है पेट्रोल। उससे हम लोग की कई चीजें जैसे सरकार चलाती है, सैलरीज हैं, ये हैं वो हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहे योगी जी की सरकार हो, व्हाटएवर जहां भी है। अब सरकारों ने इस दौरान जितनी चीजें की गई, उसको एक देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं उसको सुन लीजिए, दिल्ली नहीं, देश की जनता की बात करिए, दिल्ली नहीं पूरे देश में थी, ये तो है नहीं। फिर इंटरनेशनली जैसे ही वो मार्केट डाउन हुआ, लेकिन पेट्रोल के जो दाम बढ़े थे वो दिल्ली में सबसे ज्यादा थे। तो दिल्ली में इसलिए ज्यादा थे कि दिल्ली गवर्नमेंट उस पर वैट इतना ज्यादा लगाए हुए थे, डबल वैट था। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने वैट डबल तो करा ही नहीं, उन्होंने तो कम कर दिया, बल्कि सीधे 7-8 रुपए कम किए थे। ये तो अब किए ना, जब केंद्र सरकार, जब योगी जी ने 12 रुपए सीधा सीधा कम कर दिया तो आंखें इन सबकी खुली। 12 रुपए किस चीज पे? पेट्रोल डीजल दोनों पे। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं पेट्रोल दोनों की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल पे कितना कम किया था? दोनों 12 रुपए, 5 रुपया एक, 7 रुपया एक। हाँ, 7 रुपए डीजल पे, 5 रुपए पेट्रोल पे, और पेट्रोल पे इन्होंने सीधा 8 रुपए का जो है डिफरेंस दिया था। आप ये दोनों का मत मानिए, केंद्र का तो आप मान के चलिए, जो केंद्र का अपना छूट हुआ उसके बाद फिर दोनों प्लस हो जा रहा है ना, 12 रुपए का माइनस आ रहा, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपना पार्ट का, भारत सरकार का पार्ट किया, इन्होंने 2-4 रुपया कम किया। किस चीज में? पेट्रोल में भी और डीजल में भी। हाँ, बिल्कुल किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया नहीं, उन्होंने अपने मैसेज को। आप भाई साहब तेल आप भी बढ़वाते थे, मैं भी कहा 103 रुपया का तेल हम भी भरवाते थे, आप भी भरवाते थे। पेट्रोल के रेट बढ़ाने का केंद्र सरकार ने जैसे ही कम किया, हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पेट्रोल के रेट बढ़ाने का जो जिम्मा है वो दिल्ली सरकार के पास होता है या केंद्र सरकार के पास? मैं आपको यही बता रहा हूँ। हाँ। देखिए क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनली मार्केट अप एंड डाउन होता है वो केंद्र से वेरीफाई होता है। हाँ। केंद्र सरकार मान लीजिए आपको 60 रुपए का तेल दे रही है, उसमें आपने क्या किया कि 35 रुपया अपना टैक्स जोड़ दिया, कितना हो गया? आप मेरी बात, मैं समझ गया, आप जो बात बताना चाह रहे हैं वो मैथमेटिक्स के हिसाब से काफी ठीक है, वो सटीक भी और सच भी है, परंतु दोनों के हाथ में है। परंतु आप जहां बिजली पानी सब फ्री कर रहे हैं, हाँ। आप कह दीजिए कि हम दिल्ली की जनता से वैट नहीं लेंगे पेट्रोल पे, पेट्रोल 60 रुपए में। दिल्ली की सरकार, जब इतनी छोटी सी एक स्टेट दिल्ली नहीं चल पाएगी तो मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत को कैसे चलाएंगे अगर वैट वो खत्म कर दें? आपने दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में पूछा ना कि अगर दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हमें पेट्रोल की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर अगर पेट्रोल के रेट इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं तो वो कौन करेगा, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? देखिए दोनों का मैं यही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, दोनों का हिस्सा है उसमें। आप उसमें वैट कम करवाने की बात कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर 60 रुपये आप अभी देखिए दिल्ली को, आप अगर देखेंगे ना लिस्टिंग, आप देखिए गूगल खोल लीजिए, दिल्ली को 60 या 67 रुपये में मिल रहा होगा केंद्र से, उसके ऊपर का 30-35 रुपया उनका है। अब से कम करें मेरे ख्याल हाँ, अगर आपको स्टेट चलाना है, जब बिजली हर स्टेट में बिजली बिल लग रहा है ना, पानी बिल लग रहा है, यहाँ हमें गंदे पानी का दे रहे हैं और बिल लिए जा रहे हैं, तो मैं क्या गंदा पानी कहाँ गंदा पानी आ रहा है? आप भाई साहब आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप भी रहते हैं, आपके घर में बरसात के दिनों में अगर अपनी मम्मी से अभी फोन करिए और ना गंदा काला पानी आता हो तो आप मुझे जो कह दीजिए, आप मेरी पत्नी को अभी फोन कर लीजिए, ये देख रहे हैं ये सीवर की मशीन चल रही है। मैं एक बार सर्वे करवा लूं क्षेत्र में, उसके बाद हम इस विषय पे, क्योंकि मैं बिना जांचे मैं आरोप लगाऊं आप पर या उन पर तो वो गलत होगा। सबसे खुशी की बात यह है मैं उन पर आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, मैं उन पे आरोप लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं एक जल बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जो देखिए दिक्कत है
मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खुद मम्मी को फोन लगाइए और आप पूछिए कि गर्मी में और बरसात के दिनों में पानी का क्या लेवल आता है। सीवर का पानी कई बार इतना बदबूदार आता, मैं निगम पार्षद हूँ, मेरे घर में रोज हल्ला करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये जल बोर्ड के ये ऑथराइज कॉलोनी है, ये पूरी सुरेंद्र सोलंकी वाली सड़क बैठ गई, यहाँ उनके एक्स पार्षद रहते हैं, पूरी सड़क ही बैठ गई, जल बोर्ड का वो सीवर पूरा बैठ गया, लेके सड़क और गाड़ी वाड़ी सब अंदर चली गई। उसके बाद वहाँ रिठाला पूरा रोड बैठ गया। तो क्वालिटी, जो वर्क ऑफ क्वालिटी है वो नहीं है। अजी जैसे महंगाई के मुद्दे की बात करी, पेट्रोल की मैंने बात करी, आपने कहा उनको भी वैट और ज्यादा कम कर देना चाहिए दिल्ली सरकार को। ठीक है, जनता निर्णय करेगी, वो तो दिल्ली सरकार ने और कम करना चाहिए था, या दिल्ली जनता संतुष्ट है जितना उन्होंने किया। बात करेंगे दूसरे मुद्दे पे। अभी जैसे महंगाई की बात करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीच में कच्चे तेल, रिफाइंड, सरसों का तेल और टमाटर के दाम इन्होंने जो इतने बढ़ाए, उससे कहीं ना कहीं बजट बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? घर का बजट जो है इस महंगाई से बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? आप मेरी बात, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, आप खुद एग्रीकल्चर क्यों बिगड़ा वो बता रहे हैं मेरे को। मैं बता तो रहा हूँ, जब तक आप जब तक उसके जड़ में नहीं जाइएगा कि क्यों, वो भी जड़ में जाएंगे, बिगड़ा या नहीं बिगड़ा? डिमांड और सप्लाई में जब अंतर होगा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत। अच्छा, वैसे बिगड़ा था या नहीं बिगड़ा था? बिल्कुल बिगड़ा। अब बताएं क्यों बिगड़ा? देखिए क्या है कि डिमांड और सप्लाई में काफी दिक्कत हो गई। अब मौसम, क्लाइमेट चेंज इस तरह का हुआ, जिस टाइम मैं किसान का बेटा हूं, जब बारिश नहीं होनी तो बारिश हो जा रही है। अब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं ना, कई चीजों को, देश में वैसी आफत आई हुई, हर चीज के रेट बढ़ गए, सरसों के तेल के, पेट्रोल के, सब्जी के, उसके कच्चे तेल के, और आपके रिफाइंड के, और आपके टमाटर के, प्याज के, सब चीजों के रेट बढ़ गए। उसके बाद आप सारी चीजें निजीकरण करते जा रहे हैं, बैंक बेचते जा रहे हैं। क्यों? दिनेश भाई आप दिल पे हाथ रख के एक बात मुझे बता दीजिए। बताएं मुझे। कि मैं आपको सब बात मैं स्वीकारूंगा, आप दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, जब से हम लोग, मुझे लगता है 35-36 साल आपकी भी उम्र होगी, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा देश को बचाने वाला प्रधानमंत्री, आप अपने मन में सोच के देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री का अस्त आता है तो नरेंद्र मोदी का आता है। और उसने इस मतलब इतनी बड़ी महामारी में, जहां यूएस जैसे जो विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, उनकी इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी फेल होने कगार पे, वहाँ इसको सरवाइव करा के, और आप बताइए कि अगर 7 साल में हमारा जीवन स्तर ऊंचा हुआ है कि नहीं हुआ? निजीकरण कर करके भाई सारी चीजें तो निजीकरण हो गई, जीवन स्तर ऊंचा हो तो रहा है। हमारा गुरु विश्व गुरु बन रहा है, क्यों? क्योंकि बैंक बेच दिए, क्यों? क्योंकि हवाई अड्डे बेच दिए, क्यों? क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, क्यों? क्योंकि सारे अस्पतालों में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। ऐसा नहीं, हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कह रहा है ये? बैंकों में निजीकरण नहीं हुआ? बैंकों में निजीकरण नहीं हुआ है। सुन लीजिए, बड़ी हैरानी की बात है, क्या मना कर रहे हो? निजीकरण नहीं हुआ? सुन लीजिए, वो निजीकरण नहीं है। क्या है? एक तो हड़ताल पे क्यों है वो? ये लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए वर्क कल्चर एक बदलना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कई अंबानी को दे दिया। ये तो आप भाई विपक्षियों की बात कर रहे हैं, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो बातें उठ रही हैं बाजार में मैं वो बातें रख रहा हूँ। ऐसा उठ रही है नहीं उठ रही है? अब भाई अडानी जी ममता बनर्जी के यहाँ गए तो कह रहे हैं मोटा पैसा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत लगा दी, हम इतनी कीमत देंगे, तो ममता बनर्जी बिक गई। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कीमत लगा दी ना, अडानी अंबानी के बीच में बेच दिया ना। नहीं, कौन कह रहा है? क्या कौन सा बैंक? अडानी ने? आप बताइए। निजीकरण क्यों? मैं कह रहा हूँ दिनेश भाई, बैंक बताइए कौन सा अडानी? निजीकरण क्यों हो रहा है? निजीकरण नहीं हो रहा। देखिए कई व्यवस्थाएं सरकारी शिक्षण में ऐसी है, जब तक उसमें पब्लिक और पीपीपी मॉडल जो बोलते हैं वो, उसको अगर आप नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। आप नई दिल्ली स्टेशन जाते थे, देख के दया आती थी कि हम कहाँ आ गए, और आज जाइए नई दिल्ली स्टेशन को, आप बड़ा अच्छा लगता है, वाकई अच्छा लगता है। तो कई चीज़ों में जब तक हम लोग सरकार की, प्राइवेट लोगों की, जनता की पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या होगा एक चीज बताओ, उसके अंदर आपने जो चीज मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं वही बता रहा हूँ, वो मैं नहीं हो सकता, दिल्ली की तमाम जनता और बाहर से विदेशी भी जो आते, मैं अदर स्टेट से मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बेगूसराय से बिलोंग। जब अदर स्टेट के भी बंदे दिल्ली में आते हैं तो उस कंडीशन को देख करके उसको वाकई सराहना करते होंगे, और मैं भी खुद करता हूं उस चीज को लेकर। लेकिन जब कोई भी सरकारी संपत्ति निजी हाथों में जाएगी, ये तो लाजमी सी बात है, फिर उसको निजी लोगों का ही हक होगा, निजी लोगों की हुकूमत चलेगी, निजी लोगों की मनमानी चलेगी। जो बंदा जॉब करता था एक सरकारी जॉब के नाम पर, उसको जो एक डर नहीं होता था कि मुझे कभी जॉब से निकाल ना दिया जाए, अब उसे एक डर रहेगा कि ये निजी हाथों का बंदा है, ये मेरे से कितना वर्कलोड लेगा, कितनी मेरी तनख्वाह काटेगा, कितनी मेरी तनख्वाह बढ़ाएगा, और मुझे कब नौकरी से निकाल दे। एक
जॉब का, रोजगार का जो है मुद्दा फिर पनपेगा, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक दिल्ली के अंदर कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाई रोजगार दे सके। और जो निजीकरण अगर होगा तो प्राइवेट जब हो जाएगा तो लोगों को रोजगार का तो डर रहेगा, ये मानते हैं आप? देखिए, इसमें रोजगार के और मौके खुलेंगे, मान लूंगा कि और मौके खुलेंगे, बट जो अभी प्रेजेंट में है उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं खतरे का साया मंडराएगा। देखिए क्या है कि जो दकियानूसी लाल फीता शाही की व्यवस्था आप देखते हैं, दिल्ली से बाहर जाइए ना, अभी हरियाणा पुलिस आज भी 303 का राइफल लेके घूम रहा है और हमारे यहाँ बदमाश AK-47 लेके घूम रहे हैं। तो व्यवस्था में परिवर्तन जब तक आप कोई करेंगे नहीं, कोई करेगा नहीं, ये कहेगा वो करेगा, वो कहेगा आप लोग अपनी पुलिस को इतना एक्टिव कर दो, जो आप कह रहे हो कि बदमाश AK-47 लेके घूम रहे हो, उसको पुलिस को इतना एक्टिव क्यों नहीं करते? केंद्र के हाथ में तो है पुलिस, और तब भी आए दिन अपराध होते रहते हैं। नहीं, देखिए प्रयास तो जारी है, प्रयास पुलिस जारी? आए दिन अपराध होते आप हैं। दिनेश भाई देखिए, दिल्ली पुलिस को गुंडा पुलिस का नाम जाता है। अगर दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो उसको ये कहा जाता है सबसे बड़ा जो गुंडा है वो दिल्ली की पुलिस है, ये मतलब नाम दिया जाता है। देखिए ये जो नाम आज MCD का नाम दे दिया, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। मैं आपको कह रहा हूं कि और अगर ये दोनों डिपार्टमेंट ना हो, ठीक है, मैं आपके किसी शब्द को डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर ये दोनों डिपार्टमेंट ना हो तो हम लोग दिल्ली में सुरक्षित न रह पाएंगे, ना लोग रहने देंगे, क्योंकि पुलिस ना हो तो पुलिस की मानवीय व्यवस्था कोरोना के काल में देखी और आपने भी देखी। मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पीछे की गली में एक बुजुर्ग डेथ कर गए, दोनों बच्चे उनके अस्पताल में थे। मुझे हिमसेल्फ भी परिवार के लोगों ने कहा कि अरे कोरोना में नहीं जाइए, ये है वो है। मैं घर में कैसे बैठ सुन लीजिए, मुझे पुलिस वाले ने कहा भैया कोई आ नहीं रहा है, बीट ऑफिसर आप आएंगे तो 1-2 आदमी आ जाएगा। घर वाले कह रहे थे कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं। मैं गया और उस बुजुर्ग को लेके, हमारे बुद्ध विहार के कुछ लोग नवयुवक थे, भगत सिंह क्लब के मनोज वगैरह थे और गिरी विरी जी थे, सब लोग हम मिलके उसका दाह संस्कार इन लोगों ने ले जाके, और पुलिस का तो मानवीय व्यवस्था, यहाँ पे एक SHO थे, अब तो सस्पेंड हो गए बेचारे जिन कारणों से भी। चाहे मैं पता है विषय लंबा हो जाएगा, इस चीज की में भी कोई डिनाई नहीं है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ना हो तो हम लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पाएंगे और हम लोग निर्भीक होके आजादी से जो आज घूम रहे हैं अपने घरों से बाहर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि गुंडा राज हो जाएगा। लेकिन यह भी आपको मानना पड़ेगा कि उस गुंडा राज के नाम पर ही दिल्ली को सबसे बड़ा गुंडा भी बताया जाता है कि अगर गुंडा है तो कोई वो सरेआम गुंडागर्दी के नाम पर जो दिल्ली की पुलिस है वो भी उतारू हो जाएगी। आपने भी सुना होगा ये कि पुलिस को गुंडा का नाम। जैन साहब जी, शासन और प्रशासन हनक से चलता है जी। गुंडागर्दी तो हम लोग जहाँ से आए और जिन दशक में हम लोग बिहार छोड़ के दिल्ली पढ़ने के लिए आए थे, वो लालू यादव का दशक था। आप शाम को स्कूल से घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे आपके परिवार वालों को पता नहीं होता था। हम लोग तो चूंकि अच्छे परिवार से थे तो सिक्योरिटी लेके जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी दिल्ली पुलिस बेशक कितने सक्रिय आप बता रहे हो, आए दिन अपराध जो है उनके ऊपर नियंत्रण नहीं लग पा रहा। उसका भैया बेसिक कारण क्या है कि देखिए, अब हमारे यहाँ लीगल में तो 60,000 लोग हैं। मैं हर पुलिस कमेटी का मेंबर मैं उठाता हूँ इस बात, और विजय विहार वार्ड में रहते हैं 1.25 लाख लोग से ज़्यादा, उसका कोई ठीक से वेरिफिकेशन नहीं है। रोज लोग आ रहे हैं और अनऑथराइज कॉलोनियों में तो ऐसे समाज आ रहे हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। पुलिस की संख्या है 150, बढ़ा दो। अब आप रोजगार निकालो। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और मैं तो ये सजेशन, चाहे प्रधानमंत्री जी को भी लिखना पड़ा, मैंने लिखा है गृह मंत्री जी को, पुलिस की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तो कंट्रोल होना तो थोड़ा सा मुझे लगता है। दिल्ली के अंदर अब बात करेंगे, तीसरी मेरा मुद्दा रह गई, दिल्ली में कोई नई इंडस्ट्री आप लोगों ने लगाई है कि जिससे रोजगार बढ़ा हो? दिल्ली को तो आपने इंडस्ट्री मुक्त कर दिया है, तो दिल्ली में इंडस्ट्री लगने का सवाल कहाँ उठता है। तो और NCR में तो दुनिया भर की इंडस्ट्री है, आप जो देख सकते हैं, आप जाएं तो लगेगा। ये तो किसान आंदोलन चलते, मुझे एक व्यापारी नेता बता रहे थे परसों, मैं जानता नहीं, बोला भैया रोज का 3300 करोड़ रुपया, पता नहीं 33,000 करोड़ रुपया, फिगर नहीं जान, बोला रोज का व्यापारिक नुकसान था, लोग बेरोजगार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इस समय रोजगार के लिए क्या मुद्दा है, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार उठाने के लिए? जो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार देने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए इसमें इनिशिएट लेने की आवश्यकता है, रोजगार बढ़ना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और हमारा देश क्योंकि युवाओं का देश है, आप देखेंगे ना जो अभी नई जनसंख्या है उसमें बहुत युवा है, तो उनके लिए और मौके मुझे लगता है सरकारें, हाँ, अभी देखो महंगाई और रोजगार सरकार हो, है ना, कहीं ना कहीं महंगाई और रोजगार का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, चाहे वो कोई भी सरकार है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, कल को कांग्रेस आ जाएगी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन सरकारों को रोजगार के विषय पर काम करना ही पड़ेगा। चौथी चीज, आपके अभी मैं नजदीक में, ये अंतिम मेरा सवाल रहेगा, आपके नजदीक में अभी मैं घूम रहा था, वो कौन सा पार्क था सामने, मांगे राम कुछ क्या था, महाराजा अग्रसेन पार्क होगा, नहीं वो जिसमें महादेव चौक पार्क जो बता रहे हैं, उसमें अभी भी मैं देख रहा था, हालांकि जिम वहां पर लगे हुए हैं साफ सफाई को लेकर के, वहां कूड़े का ढेर लगा हुए हैं। वो जो महादेव चौक, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, महादेव चौक वाला जो हमारा पार्क है, उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग जो और पार्कों की जो वो होती है उसको हम लोग साइड में उसको गड्ढा करके और उसके पत्ती वत्ती दबाते भी हैं। इस वजह से जैसे रूटीन में कल नहीं हुआ होगा तो हो सकता है मंडे को हो जाएगा। मेरा ध्यान दिलाने का, मैंने कहा एक बार मैं ध्यान दिला दूं, हो सकता है रूटीन में रहता हो, लेकिन मैं प्रॉपर चेक भी करता हूँ तो रूटीन का पता लग जाएगा। अभी जो मैंने देखा वो हाल में बात रख दी, तो वो वायदा करते हैं कल तक वो तो हो जाएगा भैया, ये तो नियमित प्रक्रिया है, वो मैं खुद ही मॉनिटरिंग करता हूँ। अब भी जैसे शाम को मैं निकलूंगा, पूरी गलियों में घूमूंगा। पहला मेरा वार्ड है, प्रीति अग्रवाल मेयर थी, उसके बाद सेकंड मेरा वार्ड है नॉर्थ दिल्ली निगम, जिसमें सारी लाइटें एलईडी लगी हुई हैं जो ऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड का काम डीएसआई डीसी का है, तो वहाँ हम लोग कुछ बहुत कर नहीं पा रहे। चलिए, इस तीखी नोकझोंक को, इस खास मुलाकात को, कड़वे सवालों को यहीं विराम देंगे। अच्छा, नेताजी से ये जरूर पूछ लूं कि आज का मुलाकात कैसी रही? दिनेश भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, आप में बहुत संभावनाएं हैं, भगवान आपको खूब आगे बढ़ाएं। आप एक नवयुवकों को एक ऊर्जा देने के लिए एक अलग लाइन भी आपने खींचा है कि जहां आप जॉब की संभावनाएं कह रहे थे, और आपने खुद क्रिएट किया है, बहन जी को भी साथ लिया है, और भी आपके एडिटिंग टीम, कई चीज़ें होंगी। तो आपके जैसे युवाओं की तो समाज में ज़रूरत है, जो कम से कम नेताओं को, ब्यूरोक्रेट का आंख तो खोल सके ईमानदारी से। तो मैं आपके चैनल को और आपको सैल्यूट करता हूँ। वाकई मेरे को इस चीज को लेकर बड़ा अच्छा लगा कि हम जब निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, किसी भी तरह के कोई सवाल करते हैं, कड़वे हों, तीखे हों, मीठे हों, रसगुल्ले हों, चाहे जहर हो, लेकिन कम से कम प्रतिनिधियों को पसंद तो आते हैं, सराहते तो हैं। और एक बार जी, अब मान लीजिए पत्रकारिता में आप हमारा महिमा मंडन ही करते रहें जी, तो फिर क्या फायदा है? फिर तो चापलूसी है। हाँ, आपने तीखे सवाल पूछे, और नेता जो पढ़ा लिखा है उसको ना तो घबराना चाहिए। नहीं, अगर मान लो कोई एक्सेप्ट, आपने कहा महंगाई, आपने रोजगार, तो भाई ये 150 करोड़ लोगों का देश है, कौन कहेगा कि ये चीजें यहाँ नहीं है? इसको मुकर नहीं सकते। ये तो बीजेपी में है, चलो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन चाहे कोई भी पार्टी का हो, मुकर कैसे जाएगा? सुधार की आवश्यकता है, तो बिल्कुल मुकर कैसे जाएगा? वो हम, क्योंकि ये मुद्दे हैं, और इनके से मैं नहीं, आपने ये भी कहना कहीं प्रभावित है, तो मुकर कैसे जाएंगे कि इनके ऊपर काम नहीं होना चाहिए? इनके ऊपर भी काम होना चाहिए। एक बार दर्शकों को राम राम करके हम आज की वार्तालाप को, दर्शकों, हिंदू हिंदी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह की तेज तरार खबरों को, कड़वे सवालों को हमारे साथ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN न्यूज़ दिल्ली के साथ।